बॉलीवुड गोल्ड माइन 2.0। इंटरस्टेलर मूवी एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मूवी है जिसमें साइंस की थ्योरीज को दिखाया गया है। इस मूवीज के स्पीड ऑफ टाइम, वर्म होल, ब्लैक होल, हाइड्रिक होल, ग्रेविटी एंड सब चीज़ों को समझाया गया है। इस मूवी में मेन कैरेक्टर है कूपर, जिसके चारों तरफ इस पूरी मूवी का प्योर होता है। कूपर नासा में एक पायलट था, बट वो अब नासा में काम नहीं करता, बल्कि मक्के की खेती करता है। और इस सबसे बड़ा कारण यह है कि दुनिया को अब विज्ञानों की क्यों नहीं, बल्कि अब किसानों की ज़रूरत है, क्योंकि अब पूरी दुनिया अब भूख से जूझ रही है। धरती पे 7 साल पहले गेहूं होना बंद हो गया और 1 साल पहले ओकरा और बाकी की चीज़ों पैदावार भी खत्म हो चुकी है। कूपर की 2 बच्चे हैं, मॉल्फ जो पढ़ाई में बहुत होशियार है और उसका साइंस में बहुत अच्छा ज्ञान है, और बेटा टॉम जो पढ़ाई में एवरेज है। अब मॉस जिस कमरे में सोती है वहाँ पे एक बुक सेल है और बार बार उस बुक सेल के किताब के अपने आप गिर जाती है। मर्द अपने पिता को कई बार बोल चुकी है कि उसके कमरे में भूत है, और वो यही भी बोलती है कि मुझे लगता है कि वो भूत आप है। तो पर कूपर इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता। कूपर बोलता है कि ये सब नॉन साइंटिफिक बातें हैं। मॉम बोलती है कि आप ही ने बताया है कि विज्ञान का मतलब उन चीज़ों का एक्सेप्ट करना होता है जिन्हें हम समझ नहीं पाते। कूपर बोलता है कि ठीक है, अगर तुम घोस्ट और साइंस के बीच में कनेक्शन जोड़ना चाहते हो तो उससे डरने की बजाय जो कुछ भी तुम्हारे कमरे में हो रहा है उसे ऑब्जर्व करो और उसकी सच्चाई का पता लगाओ। एक बार सब कोई बेसबॉल का मैच देख रहा होता है कि तभी सायरन बजता है, और ये सायरन होता है तूफान आने का। धरती पर अब धूल भरी तूफान आना आम बात हो चुकी है, और ये धूल भरा तूफान कभी भी आ जाता है। तूफान आने से मैच बंद हो जाता है और सब मास्क लगाकर अपने अपने घर चले जाते हैं। अब जब कूपर अपने घर पहुंचता है तो पूरा घर धूल से भरा होता है, और मॉम के कमरे में पूरे फर्श पे धूल से कुछ लाइंस बनी होती है। मॉम बोलती है कि देखा, मैंने कहा था ना, कोई घोष हमसे बात करना चाहता है। कूपर उन लाइंस को बड़े ध्यान से देखता है और वो मॉर्फ को बोलता है कि आज तुम अपने भाई टॉम के कमरे में सो जाओ। और कूपर वहीं रहकर यही समझने की कोशिश करता है कि यहाँ हो क्या रहा है। कूपर पूरी रात उस कमरे में ये समझने की कोशिश करता है कि ये लाइंस कैसे बनी और बुक सेल अपने आप कैसे गिर जाती है। अब सुबह होती है और मॉर्फ वहाँ पे आता है और वो देखते हैं कि उसका पिता अब भी वहीं बैठकर उन भूल की लाइनों को देख रहा होता है। कूपर मॉर्फ को बोलता है कि किताबें घोष की वजह से नहीं, ग्रेविटी की वजह से गिरती है, और वो एक सिक्का उछालता है जो मिट्टी से बनी एक लाइन के ऊपर जाके गिरती है, लाइन के बीच में नहीं। कूपर बताता है कि एक मैसेज है जो बाइनरी कोड के रूप में भेजा गया है। बाइनरी कोड एक भाषा है जो कंप्यूटर और कई इलेक्ट्रिक डिवाइस में भी वो कोडिंग लैंग्वेज होती है, जिसमें कि 1 और 0 का इस्तेमाल होता है। जैसे हम किसी को मैसेज लिखने के लिए अक्षरों का इस्तेमाल करते हैं या हिसाब के लिए नंबरों का इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह बाइनरी कोड्स का भी एक शैली है जिससे कि हम मैसेजेस भेज सकते हैं। अगर आप किसी को बताना चाहते हो कि मैं मार्केट में हूँ, तो आप नॉर्मली मैसेज टाइप करेंगे, मैं मार्केट में हूँ, पर बाइनरी कोड में आपको यही पूरा मैसेज सिर्फ 1 और 0 डिजिट के नंबरों में कॉम्बिनेट के साथ भेज सकते हो। कूपर समझ जाता है कि धूल से बनी ये मोटी लाइन का मतलब होता है ए और पतली लाइन का मतलब होता है 0। अब कूपर इस मतलब को डिकोड करता है और मैसेज को डिकोड करने के बाद उसे एक लोकेशन का पता चलता है और मर्फ उस जगह पे पहुंच जाते हैं। अब जब कूपर अंदर जाने की कोशिश करता है तो उसे वहां का सिक्योरिटी उसे पकड़ लेती है, और अगले सीन में दिखाता है कि कूपर से एक रोबोट कुछ पूछताछ कर रहा होता है। तभी वहां पे एक लड़की आती है, ये एक साइंटिस्ट है और इसका नाम एमिली है। वो कूपर को अपने साथ एक रूम में ले जाती है। वहाँ पे कुछ लोग बैठे होते हैं और कूपर का बेटे का मॉम भी वहीं पे होती है। एमिली के पिता ब्रॉक्स ब्रैंड भी वहीं पे होते हैं, और कूपर नासा में काम कर चुका होता है तो प्रोफेसर ब्रैंड को पहले से जानता है। अब सब लोग ये जानना चाहते हैं कि कूपर को इस जगह के बारे में पता कैसे चला, क्योंकि बहुत ही खुफिया जगह होती है और इस जगह के बारे में किसी को पता नहीं होता है। और कूपर बोलता है कि जिस तरीके से मुझे इस जगह के बारे में पता चला है वो ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता है, पर कुछ साइंटिफिक भी नहीं लगता है। पर तभी मॉम बोलती है कि ग्रेविटी की वजह से हमें यहाँ के बारे में पता चला है। वहाँ पर बैठा एक आदमी पूछता है कि हमें साफ साफ बताओ कि तुम यहाँ पर पहुँचे कैसे। कूपर को अभी तक कुछ समझ नहीं आता कि यहाँ पर हो क्या रहा है, तो उसके दिल में डर भी होता है। वो बोलता है कि आपको पहले वादा करना होगा कि मुझे और मेरी बेटी को आप लोग आराम से जाने दोगे।
आप लोग प्रोफेसर ब्रैन लोग हंसते हुए बोलते हैं कि तुम्हें अपने काम के बारे में नहीं पता मुझे। और प्रोफेसर वहाँ पे नासा और उसके डर काम करते हैं। और कूपर के मुताबिक नासा ऑर्गेनाइजेशन के और इस दुनिया में जितने सारे भी साइंस के प्रोजेक्ट हैं वो सब आज से 10 साल पहले पूरी दुनिया में बंद हो चुकी है। प्रोफेसर बैन बोलता है कि नासा ऑर्गेनाइजेशन भी आज भी चलती है, पर दुनिया के लिए ये पूरी खत्म हो चुकी है, क्योंकि पूरी दुनिया भूख से परेशान है। और अगर लोगों को पता चलेगा कि नासा अभी अपने स्पेस प्रोजेक्ट पे काम कर रही है तो लोग इस बात को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ये सभी प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा खर्चे वाले होते हैं। ऑफिसर ब्रेन कूपर को बताते हैं कि पृथ्वी अब धीरे धीरे खत्म हो रही है। हम बहुत ज़्यादा फसल को पहले खो चुके हैं और बची कुची जो भी फसलें हैं उस कुछ साल में खत्म हो जाएंगी और धरती का वातावरण में बदलाव आएगा और धरती से ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा। कूपर बोलता है कि धरती को बचाने का कोई तो रास्ता होगा, कोई तो तरकीब होगी। प्रोफेसर ब्रैंड बोलता है कि कूपर, हमें धरती को बचाना नहीं बल्कि धरती को अब छोड़ के जाना होगा। प्रोफेसर ब्रैंड कूपर को बताता है कि अंतरिक्ष में एक एंडियोरक्स नाम का एक नासा का स्पेस है और हमारे पास अभी भी कुछ फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है जिससे कि हम वहाँ पर पहुँच सकते हैं। इसके बाद वो कूपर को ये बताता है कि हमें सैटर्न ग्रह के आसपास आज से लगभग 48 साल पहले अपने आप ही एक वर्म होल खुल गया था, जिसके थ्रू हम दूसरी गैलेक्सी में कम से कम समय में जा सकते हैं। हमारी गैलेक्सी का नाम मिल्की वे है, जिसमें हम करोड़ों खरबों तारे और असंख्य ग्रह है। इसी तरह ब्रह्मांड में भी असंख्य गैलेक्सीज हैं, पर इंसान को वहां तक पहुंचने में लाखों वर्ष लग जाएंगे। अब ये समझने की कोशिश करते कि वर्म होल होता क्या है। वर्म होल की थ्योरी एल्बर्ट आइंस्टाइन की है, जैसे कि एक पहाड़ है। अगर आपको उस पहाड़ की दूसरी तरफ जाना है तो आपको उस पहाड़ को पार करने में कई घंटे लग जाएंगे, पर अगर उसी पहाड़ में एक सुरंग हो तो आप कुछ ही मिनटों में उस पहाड़ के उस पार पहुंच सकते हो। बट आइंस्टाइन के थ्योरी के मुताबिक स्पेस में वर्म होल भी इसी तरीके का हो, जो एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी में जाने का एक शॉर्टकट है। और ऐसा भी कहा जाता है कि वर्म होल के थ्रू टाइम ट्रेवल भी किया जा सकता है। प्रोफेसर ब्रैन कहते हैं कि कोई एडवांस सभ्यता इंसान का मदद करने का कोशिश कर रहा है। वो कूपर को बताता है कि हम पहले ही 13 एस्ट्रोनॉट्स को वर्म होल के थ्रू दूसरी गैलेक्सीज में भेज चुके हैं और उन्हें वहाँ ऐसे ग्रहों को ढूंढना है जो इंसान का रहने का पर्याप्त हो और ज़्यादा दूर ना हो। और उन सभी के पास एक रोबोट है, और जब उन्हें कोई ऐसा ग्रह मिल जाएगा जहाँ इंसान रह सकता है तो वो उस रोबोट को ऑन कर देंगे और फिर हमें यहाँ उस सिग्नल मिल जाएगा। और अब जो 13 एस्ट्रोनॉट गए थे उनमें से कुछ 3 का सिग्नल मिला था, यानी 3 अलग अलग ग्रहों का, पर उन ग्रहों का डायरेक्ट बात नहीं की जा सकती थी, तो सिर्फ उनके पास तीनों ग्रहों का सिग्नल था। और इसलिए अब टीम बनाई जाती है और उन तीनों ग्रहों पर, उन तीनों प्लैनेट्स पे उन्हें भेजा जाता है। और अगर इन तीनों में से कोई भी ऐसा ग्रह है जहाँ पे इंसान आराम से रह सकता है, तो उसके बाद प्रोफेसर ब्रैन के पास 2 प्लान हैं। प्लान नंबर 1, प्रोफेसर ब्रैन ग्रेविटी को समझने और उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर उन्हें कामयाबी मिल जाती है तो वो एक स्पेस स्टेशन के जरिए संपूर्ण मानव जाति को उस ग्रह में भेज देंगे जो रहने लायक है। और इसके लिए उन्होंने एक स्पेस स्टेशन बनाया भी होता है, और वो स्पेस स्टेशन वही है जहाँ पे कूपर और प्रोफेसर ब्रैन खड़े हैं। दरअसल ये कोई बिल्डिंग नहीं है, बल्कि आप इसे अंतरिक्ष यान कह सकते हो। पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि इतना बड़ा अंतरिक्ष यान अंतरिक्ष में जाएगा कैसे। इसके लिए वो ग्रेविटी को कंट्रोल करने का फॉर्मूले पे काम कर रही है। अगर पृथ्वी पे कुछ देर के लिए ग्रेविटी को ऑफ कर दिया जाए तो वो इस विशाल यान को अंतरिक्ष में आराम से भेजा जा सकता है, क्योंकि ग्रेविटी के बिना ये स्पेस स्टेशन कोई भी अपने आप ही हवा में तैरने लगेगा और उसके बाद इसे बस दिशा दिखाने की जरूरत होगी, और इस तरीके से पृथ्वी के लोगों को बचाया जा सकता है। तो ये है प्लान नंबर 1। प्लान नंबर 2, अगर प्लान ए पूरा नहीं हो पाता है और ऐसा प्लानेट ढूंढने में काफ़ी वक्त लग जाता है जहाँ पे इंसान रह सकते हैं, तो इंसान अपने साथ 5000 मानव भ्रूण ले जाएगा। भ्रूण मतलब होता है इंसान का DNA, और इन भ्रूण की जरा नए लोगों को पैदा किया जा सकता है और इंसान का प्रजाति को बचाया जा सकता है। पर ये तय है कि धरती की लाइफ अब ज़्यादा नहीं है और आने वाले समय में यहाँ पर सारे लोग मर जाएंगे। अब प्रोफेसर ब्रैन कूपर को बोलते हैं कि तुम भी इस मिशन में शामिल हो जाओ, क्योंकि हमें एक पायलट की ज़रूरत है और तुम एक पायलट हो। कूपर इस चीज़ के लिए मान जाता है क्योंकि ये दुनिया को बचाने की बात है, लेकिन इस बात से उसकी बेटी मॉग बहुत नाराज़ है। वो नहीं चाहती है कि उसका पिता किसी ऐसे मिशन पर जाए जहाँ पर उसका जान को खतरा हो और जहाँ से आने का कोई पता ही ना हो।
मिशन पे जाने से पहले कूपर मर्फ के रूम में आता है और उसे बोलता है कि मैं जा रहा हूँ। मर्फ उससे बहुत नाराज होता है और वो बोलता है कि मेरे रूम में जो कुछ भी हो रहा था उसका मैसेज मैंने डिकोड कर लिया है और उसका मतलब होता है स्टे, यानी कि मत जाओ। लेकिन कूपर उसकी बात पे ध्यान नहीं देता और जाने से पहले उसे घड़ी दे के जाता है और वो बोलता है कि दूसरी जोड़ी मेरे पास रहेगी, लेकिन ये दोनों घड़ियां हम लोगों के लिए अलग अलग तरीके से काम करेगा। और कूपर ये बात इसलिए बोलता है कि अंतरिक्ष में जहाँ वो जा रहा है वहाँ पे वक्त का रफ्तार उन्हें पता ही नहीं होगी कि कम होगी या पृथ्वी पे वक्त की रफ्तार ज़्यादा होगा। कूपर बोलता है कि शायद मैं ज़्यादा वापस लौटूंगा तो तुम मेरी उम्र के हो जाओ या फिर मेरी उम्र लगभग इतनी रह जाए जितनी कि अभी है। अब कूपर और उसकी पूरी टीम वॉर्म होल होते हुए दूसरी गैलेक्सी में पहुंच जाते हैं और वो उस ब्लैक होल के पास पहुंच जाते हैं जहां पर वो तीनों ग्रह हैं। और इस ब्लैक होल का नाम होता है गार्गेन 1। और जो 3 ग्रह हैं जहां से उन्हें सिग्नल मिल रहे हैं वो इस ब्लैक होल का चक्कर उसी तरह लगाते हैं जिस तरीके से पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाती है। अब उनके स्पेसशिप के सबसे नज़दीक जो प्लेनेट है उसका नाम है मिलर्स प्लेनेट। तो उनकी टीम डिसाइड करती है कि सबसे पहले हम इसी प्लेनेट पे जाएंगे, लेकिन ये प्लेनेट सबसे ब्लैक होल से भी ज़्यादा नज़दीक होता है। तो यहाँ पे बिताया हुआ 1 घंटा पृथ्वी के 7 साल के बराबर होगा। अब मैं ब्लैक होल के बारे में बताता हूँ। ब्लैक होल ब्रह्मांड में होते हैं और इनकी ग्रेविटी इतनी ज़्यादा होती है कि अगर ये इनकी रेंज में कुछ भी आ जाए तो ये उसको अपने अंदर समा लेते हैं। सपोज सूरज भी इसकी रेंज में आ गया तो ये उसको भी निकल जाएंगे। और यहाँ पे ग्रेविटी बहुत ज़्यादा होती है और इसलिए इनके जितने ज़्यादा नज़दीक जाओगे वहाँ पे समय की रफ्तार बहुत कम हो जाएगी। और ये यही कारण होती है कि उस प्लैनेट पे बिताया हुआ 1 घंटा पृथ्वी के 7 साल के बराबर होगा। अब ये मिलर के प्लैनेट पे जाने का तैयारी करते हैं, लेकिन उनका एक साथी रोमली बोलता है कि मैं यहीं पे रुकूंगा और ब्लैक होल को ऑब्जर्व करूंगा और उसका इक्वेशन को कुछ समझने की कोशिश करूंगा। बाकी के 3 लोग मिरर के प्लैनेट पे पहुंच जाते हैं और वहां पर पहुंचने के बाद देखते हैं कि वहां पर पूरे प्लैनेट पे 5 से 6 फुट का पानी होता है और कुछ भी नहीं होता। यहाँ पे जिंदगी संभव है ही नहीं। और मिलर जिस उस प्लैनेट पे लैंड किया था वहाँ पर फ्लाइंग ऑब्जेक्ट का सिर्फ मलबा होता है। अब एमिली उस तरफ जाने लगती है जहाँ से सिग्नल मिल रही होती है। तभी कूपर पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो। वो बोलता है कि पहाड़ों की तरफ, और वो उस पहाड़ की तरफ जाने लगता है। लेकिन कूपर जब ध्यान से देखता है कि वो पहाड़ नहीं बल्कि वो लहरें होती है जो बादल को छू रही होती है। और इस प्लैनेट पे इतनी ऊंची लहरें इसलिए आती है क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटेशनल बहुत ज़्यादा होती है और इसलिए पानी को इतना ऊपर उठा देती है। अब लोग एमिली को बताता है कि पानी की लहरें जल्दी वापस आओ, लेकिन तब तक एमिली वहाँ पे फंस जाती है। लेकिन रोबोट जो होता है उसे बचा लेता है और वो उसे अंदर ले आता है। लेकिन इस पूरे इंसिडेंट में उनकी एक साथी की मौत हो जाती है क्योंकि वो भारी टूट जाता है और उनके फ्लाइंग ऑब्जेक्ट की इंजन में पानी भर जाता है और वो स्टार्ट नहीं होता। और वो तभी स्टार्ट होगा जब इंजन से पानी निकलेगा और वो इन्हें इस प्लैनेट से निकलने में 3 घंटे से ज़्यादा हो जाता है। और जब वो अपने मेन स्पेसशिप में आता है जो अंतरिक्ष में होता है जिसका नाम है इंडियोरेट्स, तो वहाँ पर आने के बाद वो देखता है कि जो उनका एक साथी रह गया था वो लगभग बूढ़ा हो चुका है। वो बोलता है कि मुझे नहीं लगा था कि तुम वापस आओगे। कूपर बोलता है कि हमें कितने साल हो गए। वो बोलते हैं कि 23 साल 4 महीने और 8 दिन। इसके बाद वो बताता है कि आप लोगों के घर से मैसेज आए हैं, उन्हें देख लो। और जब उन्हें कूपर उन लोगों को देखता है कि उसके लिए कई सारे वीडियोस मैसेज होते हैं। एक मैसेज में उसका बेटा बताता है कि आप दादाजी यानी कि कूपर के पिताजी अब दुनिया में नहीं रहे। वो उसे भी बताता है कि शादी हो गई है, अब मेरे बच्चे भी हैं। कूपर हालांकि उसी उम्र का है लेकिन अब वो दादा बन चुका है। पर इतने साल बीत जाने के बाद भी मर्फ ने अपने पिता के लिए सिर्फ एक ही मैसेज रिकॉर्ड किया है क्योंकि उनसे नाराज है। और वो उस मैसेज को उस दिन रिकॉर्ड करता है जिस दिन उसका जन्मदिन होता है, क्योंकि कूपर ने उसे कहा था कि शायद मैं तब वहाँ पर वापस लौटूं कि जब तुम मेरी उम्र का हो जाओगे। आज मर्फ उस उम्र की हो चुकी है जिस उम्र में कूपर पृथ्वी पे निकला था और इसीलिए मर्फ इस मैसेज को अपने पिता के लिए रिकॉर्ड करता है। यहाँ पर यह भी पता चलता है कि मर्फ एक साइंटिस्ट बन चुका है और वो प्रोफेसर ब्रांड के साथ नासा में काम करती है। इसके बाद वो ऊपर ही दिखाता है कि अब ये तीनों बचे हुए हैं, ये डिसाइड करते हैं कि अब बचे हुए 2 प्लेनेट में से किस प्लेनेट में जाना चाहिए। कूपर और रोमनी बोलता है कि हमें मैन के प्लेनेट में जाना चाहिए क्योंकि वो प्लेनेट उनके स्पेसशिप से पास में है। लेकिन एमिली बोलती है कि हमें एडमिट के प्लेनेट में जाना चाहिए क्योंकि उस प्लेनेट से जो डेटा आया है वो ज़्यादा प्रॉमिसिंग है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए वो चाहती है कि उस प्लेनेट पे जाए। और इसकी एक वजह ये भी होती है कि वो एडमिट से प्यार करती है। और यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये भी होती है कि इनके पास अब इतना फ्यूल नहीं बचा है कि ये दोनों प्लेनेट पर विजिट कर सके।
इसीलिए अब ये डिसाइड होता है कि ये लोग मैन के प्लेनेट पे जाएंगे। ये लोग मैन के प्लेनेट पे चले जाते हैं और वहाँ जाके देखते हैं कि मैन स्लीपिंग चैम्बर में सोया हुआ होता है। वो उसे स्लीपिंग चैम्बर से उठाते हैं और उसे वो बोलता है कि इस मूवी की आगे की कहानी देखने वाली आगे वाली स्क्रीन पे जो थंबनेल दिख रही है, जहाँ पे दिखा जा रहा है गोल्ड माइन 2.0, वहाँ पे क्लिक करो और वहाँ पे इंटरस्टेलर्स की मूवीज सेकंड पार्ट वहाँ पे मिल जाएगी। अगर सेकंड में पार्ट का वीडियो इसी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे आप जाके देख लीजिएगा, बाकी की कहानी को आप देख सकते हो।